जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। और साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है कल से, और आज है उसका सेकंड डे। आज है 3 मई और 3 मई को साथ ही हम सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसमें हम लगभग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लगभग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। कितने साथी? लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, और ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग जुड़े रहेंगे और एक बार से दोस्तों को सेशन में शेयर कर देंगे, ठीक है। आज एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने वाले हैं। आज है 3 मई, जिसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में इनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एनालिसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी जुड़े रहेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है साथी, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ज़िंदगी में हारना तो एक लगा ही रहता है, उतार और चढ़ाव ज़िंदगी के एक हिस्से होते हैं, और उसी से कह रहा है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जाओ ज़िंदगी में फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, ठीक है। तो एक बार से यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस सांस्कृतिक लोक नृत्य से संबंधित है? कह रहा था रुक्मणी देवी अरुंडेल किस सांस्कृतिक लोक नृत्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी के लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है, चाहे वो आपका जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या एमटीएस का एग्ज़ाम क्यों ना हो, इस तरह से लोक नृत्य से या वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उसी श्रृंखला का आज का पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस सांस्कृतिक लोक नृत्य से संबंधित है। तो आप सभी याद रखेंगे, जो ये रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, ये भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। कौन है? शास्त्रीय नृत्यांगना है। और इनके नृत्य की बात की जाए साथी, तो इनका नृत्य भारत का सबसे प्राचीन नृत्य, जिसका नाम है भरतनाट्यम, ये इससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, रुक्मणी देवी साथी किससे संबंधित हो जाएंगी? भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगी। और 1956 में, याद रखेंगे, 1956 में इनको इस कला के क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसको साथी? रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और ये एक शास्त्रीय नृत्य जो कि आप सभी को पता होगा, 8 हैं, उनमें से एक है भरतनाट्यम, इसी से संबंधित है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 2022 में बजरंग पूनिया ने कौन से खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे, वर्ष 2022 की बात की जाए साथी, तो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। क्या हुए थे? वर्ष 2022 में बर्मिंघम, यानी कि जो आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड में यहाँ पर बर्मिंघम पड़ता है, और यहीं पर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। इन्हीं गेम्स में बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में, याद रखेंगे, 65 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में कनाडा के पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था साथी? स्वर्ण पदक जीता था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा के पहलवान को हराकर क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, ये किस खेल से संबंधित है? तो साथी ये कुश्ती से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और करंट में हाल ही में इनकी चर्चा भी चल रही है, क्योंकि ये लोग धरना दे रहे थे जो इनके कुश्ती के अध्यक्ष थे उनके खिलाफ, ठीक है। तो कुश्ती के से संबंधित बजरंग पूनिया स्वर्ण पदक जीता था 2022 बर्मिंघम में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन कौन भाग लेता है? इस तरह से क्वेश्चन था कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है साथी, इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो आप लोग सभी याद रखेंगे, अनुच्छेद 55 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 55 के अनुसार जो हमारे महामहिम यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसके बारे में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिन भी सदस्यों को
चुना गया है, यानी कि जिनका चुनाव हुआ है वही सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तथा विभिन्न जितने भी राज्य हैं उनके विधानमंडल के एमएलए, जिन्हें निर्वाचित सदस्य कहते हैं, एमएलए कहा जाता है, वो भी इसमें भाग लेते हैं। इनको भी याद रखेंगे। और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर नोट लगा के कहीं पर लिख लेंगे कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, कौन से, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है प्यारे साथी, ये इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये इसके चुनाव में भाग नहीं लेते जो मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा आपको पता होगा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और ये सदस्य इस चुनाव में राष्ट्रपति के में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथी बात की जाए, ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, देखो चुनाव में भाग तो नहीं लेते, परंतु जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया, ये सभी जितने भी सदस्य ये महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे कहीं ना कहीं। तो यह बात की जाए निर्वाचन की, तो संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, और इसका जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधारित होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस पद्धति पर आधारित है, तो याद रखेंगे एकल संक्रमणी मत पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव इस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें विभिन्न मंत्रिमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपका राज्यों की विधानसभा या विधानमंडल हो। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक राहुल शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? क्या कह रहा है साथी, भारत के जो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं पंडित राहुल शर्मा, ये किससे संबंधित है? तो सभी साथी याद रखेंगे, जो पंडित राहुल शर्मा हैं, आपको बता दिया, ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के निर्देशक हैं। और साथी ये संतूर वादक हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, संतूर वादक हैं पंडित राहुल शर्मा। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। संतूर एक भारत का शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, जो पंडित राहुल शर्मा हैं, इनके बारे में थोड़ा और जब डिटेल से पता चला, तो जो भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, इन्हीं के पुत्र का नाम है पंडित राहुल शर्मा, जो कि आपके संतूर बजाते हैं। इनके पिताजी भी संतूर बजाते थे, यानी कि शिव कुमार शर्मा भी संतूर बजाते थे और राहुल शर्मा भी संतूर ही बजाते हैं। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है? इस तरह से कुछ विद्यार्थियों ने क्वेश्चन बताया था कि सर क्वेश्चन आया था, रोजगार से संबंधित अनुच्छेद जो अवसर की समानता प्रदान करता है कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी याद रख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है साथी, अवसर की समानता के बारे में बताता है। और साथी यह प्रावधान जो है ये 77वें संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 77वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को एससी और एसटी, कौन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पक्ष में राज्यों के तहत किसी भी सेवा के समर्थन में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, याद रखेंगे, आरक्षण का प्रावधान है 77वें संविधान संशोधन के तहत। यानी कि आरक्षण किसमें, तो रोजगार में। रोजगार में किनको, तो एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और कौन सा संविधान संशोधन है, बड़े एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी याद रख लेंगे कहीं ना कहीं, 77वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 16, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की बात की जाए मेगस्थनीज की, तो मेगस्थनीज यूनान के शासक जिसका नाम था साथी सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। आप सभी को पता होगा, याद रखेंगे, 305 में जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री जो थी हेलेना, इसका विवाह कर दिया था। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और इसी हेलेना का राजदूत बना करके सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो मेगस्थनीज को भेजा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब सेल्यूकस निकेटर 305 के युद्ध में हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से, तो इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया और इसी हेलेना का राजदूत बना करके मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने? तो सेल्यूकस निकेटर ने। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और याद रखेंगे, जो मेगस्थनीज आया था इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। इस पुस्तक में लिखा गया है कि जो भारतीय समाज है इसका वर्णन 7 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इस पुस्तक में, जो पुस्तक है इंडिका, इस पुस्तक में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 प्रकार से वर्णित किया है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है, लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रदूषण का उदाहरण है? इस तरह से सर किसी विद्यार्थी ने क्वेश्चन बताया था कि इसमें एक लाइकेन से भी क्वेश्चन था। तो लाइकेन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो लाइकेन की बात की जाए साथी, लाइकेन आपको याद रखना है वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषण का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें जो SO2 होता है, कौन? SO2,
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी के तहत इसको वायु प्रदूषण का पता चलता है। इसके अलावा लाइकेन के निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण आकार कैसा होता है, तो याद रखेंगे इसके निर्माण में याद रखेंगे आप लोग कवक और शैवाल। कौन? कवक और शैवाल। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, ठीक है, यहाँ पर मिस टाइपिंग है। यहाँ पर कौन कौन होते हैं? कवक और शैवाल मिलकर के जब सहजीवन करते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है? तो लाइकेन का निर्माण होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। कवक और शैवाल के मिलने से क्या होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। और बात की जाए लाइकेन शब्द की, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेट्स ने किया था। किसके द्वारा? थियोफ्रेट्स के द्वारा सर्वप्रथम लाइकेन शब्द का निर्माण किया गया, प्रयोग किया गया था, याद रखेंगे। और लाइकेन का निर्माण कैसे होता है? कवक और शैवाल के सहजीवन से होता है और ये वायु प्रदूषण का उदाहरण है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन के पठार के उत्तरी हिस्से से होकर के बहती है? क्वेश्चन कह रहा है साथी निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन के पठार से उत्तरी हिस्से से बहती है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बात करेंगे कौन सी नदी उत्तरी सीमा पर बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती, ठीक है। क्या हो जाएगा? ताप्ती। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपना भारत का हिस्सा है। कैसे? तो याद रखेंगे इस प्रकार से भारत का हिस्सा है और यहीं पर आपका क्या है? दक्कन का पठार। इसके ऊपर नर्मदा बहती है, इसके उत्तरी भाग से ताप्ती बहती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसी के बीच से निकलती है आपकी गोदावरी और यहीं से निकलती है आपकी कृष्णा और यहीं से निकलती है कावेरी, ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। तो दक्कन के पठार के उत्तरी हिस्से में ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और गोदावरी और कृष्णा आदि नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये सारी की सारी पठार से ही निकलती हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन शायद हमसे पूछा था उत्तरी हिस्से में, तो उत्तरी हिस्से की बात की जाए तो ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो लियोनेल जो मेसी है साथी, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। सर फुटबॉल खेल से कौन सी टीम? तो याद रखेंगे अर्जेंटीना टीम से ये खेलते हैं। अर्जेंटीना के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। इनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो कि आपका कतर दोहा में हुआ था। कहाँ पर? कतर दोहा, जो आपका कतर है दोहा में हुआ था, इसका आयोजन कतर की राजधानी। तो इसी खिताब को जीता था अर्जेंटीना के जो कप्तान थे, जो आपके लियोनेल मेसी, इन्हीं की कप्तानी में अर्जेंटीना ने तीसरी बार फुटबॉल का विश्व कप जीता था, ठीक है, याद रखेंगे। तो लियोनेल मेसी किस खेल से हो जाएंगे? फुटबॉल से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था आपसे डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? क्या पूछा था? डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए सर्वप्रथम तो याद रखेंगे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपका डीएनए पाया जाता है। इनमें से आपको कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे, जो प्रत्येक जीवित कोशिका होती है, कौन सी? जो प्रत्येक जीवित कोशिका होती है साथी, इस कोशिका में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो डीएनए के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग कहीं ना कहीं याद रख लेंगे, ठीक है। जो प्रत्येक जीवित कोशिका होती है उसमें जो क्रोमोसोम बने होते हैं वो किसके बने होते हैं सर? ये डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरी भाषा में सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। अपने हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सूत्रकणिका कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी पाया जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा साथी डीएनए की संरचना की बात की जाए तो डीएनए की जो संरचना होती है वो सीढ़ी नुमा घुमावदार होती है। कैसी होती है? सीढ़ी नुमा घुमावदार संरचना होती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम हमने बताया डीएनए का बना होता है और इसकी संरचना कैसी होती है? तो सीढ़ी नुमा घुमावदार इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको याद रख लेंगे कहीं ना कहीं। तो इसकी संरचना सीढ़ी नुमा घुमावदार। तथा इसकी संरचना की खोज की बात की जाए तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1953 में इसकी संरचना की खोज की थी। किसकी? तो डीएनए की। और वर्ष 1963 में इसके लिए इन्हें क्या मिला था सर? इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या कह रहा था? ड्रीम्स ऑफ माई फादर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे भारत के नहीं, बल्कि याद रखेंगे भारत के नहीं है। ड्रीम्स ऑफ जो माई फादर पुस्तक है इसके लेखक है साथी बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। बराक ओबामा साथी वही व्यक्ति हैं जो वर्ष 2008 से लेकर के 2016 तक, कब से? 2016 तक, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी?
क्या पूछा था, जो साथी प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी। तो बात की जाए प्रार्थना समाज की स्थापना की, तो इसके संस्थापक थे प्यारे साथी आत्माराम पांडुरंग। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। और उस समय बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। सर कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। इसको भी याद रखेंगे, कब हुई थी, 1867 में। और इनका सहयोग किसने किया था सर इसकी स्थापना में, तो इनका सहयोग किया था साथी महादेव गोविंद रानाडे। कौन, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर। ठीक है, ये दो व्यक्ति और थे जो इनके साथ थे, या फिर इनकी जो प्रार्थना समाज है इसकी संस्थापना में यानी स्थापना में सहयोग किया था। ठीक है, साथ ही महादेव गोविंद रानाडे वही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सुकरात कहते हैं। किसका, भारत का सुकरात कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, भारत का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, और इन्होंने आत्माराम पांडुरंग की सहायता की थी प्रार्थना समाज की स्थापना में। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी सर, तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था पौधे में जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है। सर बात की जाए पौधे में जाइलम के प्रमुख कार्य की, तो जाइलम से आप याद रखेंगे जा से बनता है जल, और जा से बना लेंगे जाइलम। क्या बना लेंगे, जा से जल और जा से जाइलम। तो पौधों में जो जाइलम होता है इसका प्रमुख कार्य होता है जल का संवहन करना। किसका साथी, जल का संवहन। और पौधों में जल कहाँ से आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पौधों में जल आता है जड़ के माध्यम से। किसके, जड़ के माध्यम से। तो जड़ के माध्यम से तने से होकर के पत्तियों तक जो जल पहुंचाया जाता है वो कौन पहुंचाता है, तो आपका वो जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, कौन, सर जाइलम इसको पहुंचाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगली बार आपसे पूछ सकता है, हो सकता है इस बार जाइलम पूछा, हो सकता है अगली बार फ्लोएम पूछ ले। तो फ्लोएम के बारे में आप लोग याद रखेंगे। फ्लोएम का कार्य क्या है, तो ये पौधों की पत्तियों से जो भोजन बनता है, जो साथी पौधे की पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं, तो ये पत्तियों से पूरा भोजन कहाँ पर लाता है, पूरे पौधे में, तने वगैरह में, जड़ में, सब हर जगह पहुंचाता है। इसको भी याद रखेंगे। तो जाइलम से ने क्या पहुंचाया, जल पहुंचाया। और फ्लोएम को याद रखेंगे फूड से। किससे, फूड से। और जो फ्लोएम होता है इससे बना फूड, तो फूड पहुंचाने का कार्य किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्लोएम का। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का संवहन करना जाइलम का कार्य होता है। अगला प्रश्न कह रहा है साथी निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी पर कार्य करता है। तो बात की जाए बल की, तो आप सभी को पता होगा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। पृथ्वी नहीं बल्कि जितने भी आपके ब्रह्मांड में या सौरमंडल में जितने भी आपके ये जो आपके क्या है पिंड हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इनमें सभी में क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो वस्तु को पृथ्वी इसी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। और इसके अलावा याद रखेंगे प्रत्येक वह वस्तु, कौन सी, प्रत्येक वह वस्तु जिसका निर्माण होता है, सॉरी निर्माण नहीं, यहाँ पर याद रखेंगे द्रव्यमान होता है। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये भी याद रखेंगे। कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में। तो बात की जाए स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर की, तो आप सभी को पता होगा आज़ादी तो अपन को 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन 1947 के बाद जो जनगणना थी वो आपकी 1951 में हुई थी। तो स्वतंत्रता की ये पहली जनगणना थी स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, और इसकी जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो केवल और केवल 18% थी। कितनी, जस्ट 18% उस समय 1951 में आज़ादी के पश्चात आपकी क्या थी, पहली जनगणना हुई थी, तो उसमें भारत की साक्षरता दर थी 18%। इसके अलावा आपकी बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वर्तमान में अब आपकी साक्षरता दर पहुंच चुकी है 74.04%। कितनी, 74.04% ये आपकी लिटरेसी रेट पहुंच चुकी है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और सर्वाधिक लिटरेसी रेट की बात की जाए तो केरल में है, और सबसे कम लिटरेसी रेट हो जाएगी आपकी बिहार में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था सल्तनत काल में उलेमा शब्द का अर्थ क्या होता था। तो बात की जाए उलेमा की, तो साथी इसको पैगंबर का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसका, जो पैगंबर है यानी कि भगवान है, अल्लाह है, उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको, उलेमा को। सल्तनत काल में ऐसा माना जाता था। ठीक है, और जो सल्तनत काल में बादशाह यानी कि जो सुल्तान होता था, कौन, सुल्तान, ये सुल्तान भी साथी उलेमा से नीचे होता था।
जो ये सुल्तान होता था ये भी आपका उलेमा से नीचे का पद होता था, ठीक है। और जैसे आपके मोहम्मद साहब हैं पैगंबर, और उनके बाद जो पद होता था सल्तनत काल में उसे हम क्या कहते थे, उलेमा कहते थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यह व्यक्ति कौन होता है था, तो इस्लाम धर्म के धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने वाला सम्मानी व्यक्ति होता था, ठीक है। इस्लाम धर्म का सर्वज्ञाता माना जाता था इसको, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अच्छा सा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया था आपसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है। क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वो आपका शोर है, ज़्यादा सा बाइक निकल रही है, ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे जो कावेरी नदी है, कौन सी, कावेरी नदी है, इस नदी को क्या कहते हैं साथी, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसका, दक्षिण भारत की गंगा। और कावेरी जो नदी है इसका उद्गम बात की जाए तो कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, कौन सी, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, कावेरी नदी का, ठीक है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। जबकि वृद्ध गंगा के नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ये भी वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। कौन सी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, इसी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, कौन सी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है अनंत की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अनंत की खोज की बात करें सर, इसका श्रेय श्रीनिवास रामानुजम को जाता है। किसको, श्रीनिवास रामानुजम को, क्योंकि एक बार गुरु ने इनको कहा था अब जिस भी संख्या का भाग जीरो में देंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु ने कहा था कोई भी संख्या हो इसका भाग जीरो में दे दीजिए, उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन रामानुजम एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था सर क्या हम जीरो का भाग भी दे दें जीरो में तो भी जीरो हो जाएगा, तो तब उनके गुरु ने थोड़ा दिमाग लगाया था। तो इस प्रकार से इस तरह से अनंत की खोज हो चुकी थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो अनंत की खोज का श्रेय किसको जाता है, श्रीनिवास रामानुजम को। 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। कब, 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म होता है। और प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसी दिन दिया जाता है आपका रामानुजम पुरस्कार, 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष गणित दिवस भारत में मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम से संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम से संबंधित है, तो उसमें से एक आपको ऑप्शन दिया गया था बिहू त्योहार। कौन सा, बिहू त्योहार। आप याद रखेंगे जो बिहू त्योहार है ये असम का प्रमुख त्योहार है। और असम में 3 तरह से बिहू मनाए जाते हैं। कितने तरह से सर, ये 3 तरह से कुल असम में बिहू मनाए जाते हैं। सर पहला बिहू कौन सा होता है, पहला बिहू होता है आपका बिहू बोहाग बिहू। कौन सा, बोहाग बिहू, या फिर इसी को कहते हैं रंगोली बिहू। कौन सा, बोहाग बिहू या फिर रंगोली बिहू, जो कि चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन से, चैत्र माह में, याद रखेंगे चैत्र में मनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, बोहाग बिहू या रंगोली बिहू, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है कटी बिहू। कौन सा, कटी बिहू। इसके अलावा तीसरा होता है आपका माघ बिहू, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। ये 3 बिहू मुख्य रूप से आपके असम में मनाए जाते हैं। एक आपका चैत्र में, एक आपका माघ में, और एक आपका कार्तिक की माह की जो कटाई होती है, कार्तिक की, जिसमें आपका जुंडी बाजरा काटा जाता है, उस समय कटी बिहू मनाया जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये तीनों ऋतुओं से संबंधित प्रमुख त्योहार हैं असम के, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पंचामृत योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। सर बात की जाए ये योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, और इस योजना की शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं जो गन्ने का उत्पादन करते हैं, किसका, गन्ने का उत्पादन करते हैं, और इसी गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, याद रखेंगे। किसानों की आय को बढ़ाना, पंचामृत योजना, और इसमें मुख्य रूप से फसल कौन सी थी, तो गन्ने की फसल, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का सम्राट कौन बना। क्या कह रहा था जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत का सम्राट कौन बना। तो याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है। और इसी ने अपनी दिल्ली से राजधानी देवनागरी या फिर इसी को क्या कहते हैं, तुगलकाबाद कहते हैं, यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। तो ये दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का क्या बना था, सिंहासन पर बैठाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में याद रखेंगे मोरक्को का, मूर्खों का नहीं, यहाँ पर टाइपराइटर ने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो याद रखेंगे मोरक्को का यात्री, कहाँ का, मोरक्को का जो यात्री था, मोरक्को का यात्री आया था इब्न बतूता। कौन सा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता आया था, इसको याद रखेंगे। और इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको भी याद रखेंगे, रहेला। कौन सी,
क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, तो रहला पुस्तक इब्न बतूता की है, जो कि मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर कहा गया था चीन में राजदूत बनकर के। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात था। क्या कह रहा था, इस तरह से क्वेश्चन आया था, जो 2011 की जनगणना थी इसके अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात था। तो बात की जाए लिंगानुपात की तो सबसे कम साथी था दमन और दीव में। कहाँ पर, दमन द्वीप में। हालांकि सर ये आपका अब एक अलग से यूटी नहीं रहा है, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, कौन सी, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर के एक नया यूटी बनाया गया है। कब, तो 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को क्या बनाया गया है, एक नया यूटी मिक्स करके बना दिया है। ठीक है, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे लेकिन अब एक ही हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी दमन रखी गई है, इसको याद रखेंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किसी केंद्र शासित प्रदेश में था, तो वो था आपका दमन द्वीप। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार वैसे आपको याद होगा, बैसाखी का ये त्यौहार था जब आपका 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप याद रखेंगे अप्रैल माह में, किस माह में, अप्रैल माह में प्रतिवर्ष बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं, या फिर इसी को कहते हैं चैत्र माह। क्या कहते हैं, चैत्र माह। ठीक है, और असम में यही त्यौहार बिहू के नाम से जाना जाता है, जबकि केरल में यही त्यौहार बिशु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। बैसाखी जो त्यौहार है ये आपका पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसी के समय आपका असम में बिहू तथा केरल में बिशु त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और ये आपके अलग अलग इसी प्रकार से हिंदू धर्म का आपका हिंदू नववर्ष भी होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये सारे के सारे एक ही टाइम पर मनाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। क्या कह रहा है, जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार देखना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है इसके अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। किसके, याद रखेंगे, जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका उल्लेख, या फिर इसी में जीवन जीने का अधिकार जिसे हम प्राण और देहत्व स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, ये सारे के सारे 19 से लेकर 21 के मध्य आते हैं। ठीक है, अब आपसे कौन सा पूछा था इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हो सकता है अनुच्छेद 19 उसमें दिया हो, तो उसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है। कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है। तो बात की जाए विंबलडन ओपन की, किसकी, विंबलडन ओपन की। ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, ये आपका इसकी स्थापना हुई थी विंबलडन ओपन की आपकी 1887 में। कब हुई थी सर, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सॉरी 1877, 87 नहीं होगा, माफी चाहेंगे, 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। सर ये होता कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर सर, इंग्लैंड में। ठीक है, याद रखेंगे, विंबलडन नामक जगह पड़ती है इंग्लैंड में, यहीं पर इसकी शुरुआत 1870 में हुई थी और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसके अलावा अमेरिकी ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905। ठीक है, ये 4 वर्ष में एक बार 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, इनको याद रखेंगे। और सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच संयुक्त रूप से 22 बार दोनों के दोनों खिलाड़ी जीत चुके हैं, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है 1665 में कोस्का की खोज किसके द्वारा की गई थी। कह रहा है 1665 में कोस्का की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे 1665 की बात की जाए तो कोस्का की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक था, इसने कोस्का की खोज की थी। परंतु साथ ही यह कोस्का कैसी थी, यह मृत कोस्का थी। ठीक है, याद रखेंगे, कोस्का की खोज पूछे तो याद रखेंगे ये किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये कोस्का कैसी थी, मृत कोस्का थी। लेकिन पहली जीवित जो कोस्का थी साथी, कौन सी, पहली जीवित कोस्का थी, इसकी खोज 1674 में आपकी ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, याद रखेंगे, पहली जीवित कोस्का की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की थी, जबकि पहली कोस्का की खोज मृत कोस्का थी जो कि 1665 में हुई थी। और यही व्यक्ति ल्यूवेनहॉक वही है साथी जिन्होंने 1677 में शुक्राणु की खोज की थी। किसकी, शुक्राणु की खोज की। इसको भी याद रखेंगे, 1677 में ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, तो शुक्राणु की खोज की थी, जबकि जीवित कोस्का की खोज कब की थी, तो 1674 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था सफात अहमद खान। सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बात की जाए सफात अहमद खान की, साथ ही यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो कि उत्तर भारत में होता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसके प्रसिद्ध तबला वादक है। कौन,
प्रसिद्ध तबला वादक, याद रखेंगे तबला एक प्रकार से शास्त्रीय वाद्य यंत्र है और ये इसी को बजाते हैं, कौन से, सफात अहमद खान, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तबला वादन के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनको याद रखेंगे, जाकिर हुसैन, कौन, जाकिर हुसैन। और ये वही जाकिर हुसैन है जिन्हें साथी वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किससे, पद्म विभूषण से भारत सरकार के द्वारा 2023 में इन्हें दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। जाकिर हुसैन जो कि आपके प्रसिद्ध तबला वादक व्यक्ति हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और सफात अहमद खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था हॉकी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या कह रहा था, हॉकी खेल में कुल कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो बात की जाए हॉकी खेल की तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, कैसा, भारत का राष्ट्रीय खेल। बहुत सारे विद्यार्थियों को यही पता नहीं होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो याद रखेंगे हॉकी हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और अंग्रेजों को क्रिकेट खेलना पसंद था, इसी कारण हमारे देश में क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। और लेकिन भारत के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो ये आपका हॉकी है, ठीक है। हॉकी से संबंधित थे भारत के जाने माने खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, इसको याद रखेंगे, हॉकी खेल और क्रिकेट खेल और फुटबॉल खेल, इसमें HCF याद रखना है। कैसे, किसी सवाल का जैसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो इसी को याद रख लेंगे, HCF से क्या हो जाएगा सर, H से हो जाएगा हॉकी, C से हो जाएगा क्रिकेट और फुटबॉल से हो जाएगा, F से हो जाएगा फुटबॉल। इन तीनों में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, कितने, 11 खिलाड़ी, ठीक है। तो HCF आपको याद रखना है, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, इनमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो याद रखेंगे जो स्वर्ण सिंह समिति है साथी, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है। किससे, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके संबंधित थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। और इसकी सिफारिश पर क्या हुआ था, तो सर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इसको याद रखेंगे। जो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये पूरा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश सर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और बात की जाए स्वर्ण सिंह समिति की तो इसमें कुल 12 सदस्य थे, कितने, 12 सदस्य। और याद रखेंगे इन्होंने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कुल 10 मौलिक कर्तव्य जुड़वाए थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश कितने की थी, 8 की थी, लेकिन सरकार ने जोड़े कितने थे, तो 10 जोड़े थे, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 सदस्यीय समिति थी, 42वां संविधान संशोधन था। इसी संविधान संशोधन को साथ ही हम लघु संविधान कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु संविधान, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के पश्चात शुरू हो गया था, कह रहा था जो विजयनगर साम्राज्य जैसा थी इसका पतन किस युद्ध के पश्चात शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे 1565 में एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, किसका, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी तालीकोटा के युद्ध के बाद क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से तहस नहस हो गया, क्योंकि जो दक्षिण भारत के साथ ही बहमनी साम्राज्य था, कौन सा, बहमनी साम्राज्य, ये आपस में लड़ा करते थे, लेकिन बाद में ये सारे के सारे एक हो गए सारे शासक, और इन्होंने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया, जिसके तहत विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। तो वह कौन सा युद्ध था, तालीकोटा का युद्ध था 1565 का, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत कब हुई, क्या कह रहे हैं, मिशन कर्मयोगी जो योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई। सर सबसे पहले तो बात करेंगे मिशन कर्मयोगी है क्या, तो याद रखेंगे 2 सितंबर 2020, 2 सितंबर 2020 देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत की जाती है। सर इस योजना का उद्देश्य क्या था, याद रखेंगे जो भी सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले आपके कर्मचारी थे, सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना था। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने क्या किया था, तो केजरीवाल जी ने जितने भी इनके सरकारी शिक्षक थे इनको कहाँ भेज दिया था, विदेश पढ़ने के लिए, और उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ पढ़वाए थे। उसी प्रकार से योजना थी जिसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना था, क्या करना था, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना था। ये योजना थी मिशन कर्मयोगी, 2 सितंबर 2020, इसको भी याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, जो 2 सितंबर 2022 है, ये भी डेट आपके लिए ऐतिहासिक बन चुकी है, क्योंकि इस दिन भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये भी आपका मोदी जी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, क्या कह रहा है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बात की जाए उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, क्या हो जाएगा, महानदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। और सर जो महानदी है इस पर दुनिया का सबसे लंबा बांध बना है हीराकुंड बांध, कौन सा, दुनिया का सबसे लंबा बांध, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी जो लंबाई है साथी वो 25.8 किलोमीटर है, कितनी, 25.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये महानदी पर स्थित है ओडिशा राज्य में, ठीक है। और जो महानदी है ये हालांकि निकलती तो छत्तीसगढ़ से है, लेकिन आपकी ओडिशा में एक डेल्टा बना दी है और ओडिशा राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है,
ठीक है। और इसी महानदी के किनारे एक शहर है कटक, आप सभी को पता होगा कटक के बारे में, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी यहीं पर स्थित है। राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है ये ओडिशा की महानदी के तट पर एक शहर है कटक, इसी में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे एक विद्यार्थी ने बताया था सर उसके ऑप्शन में मणिपुर था, क्या था मणिपुर। तो मणिपुर की बात की जाए ये आपका म्यांमार से सीमा बनाता है, किससे, म्यांमार से, ठीक है। म्यांमार सीमा बनाता है जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य होते हैं, ठीक है। तो बात की जाए नेपाल से सीमा की, तो नेपाल से सीमा आपका उत्तराखंड बनाता है, सर उत्तर प्रदेश बनाता है, बिहार बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है और एक राज्य है सिक्किम। ये 5 राज्य जो है ये आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं। जबकि मणिपुर, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 के 4 राज्य आपके म्यांमार से सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश से भी आपके 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिनमें से आपका असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल। तो बात की जाए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, ये किससे बनाते हैं, ये सारे के सारे सर बांग्लादेश से बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार मणिपुर दिया था, एक विद्यार्थी ने बताया था, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा था पेट यानी कि स्टमक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्टमक में मौजूद होता है जो आपके बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो बात की जाए स्टमक की यानी कि पेट की, या फिर इसी को कहते हैं आमाशय, तो इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। ये जो एसिड होता है साथी, ये इतना हार्ड होता है कि इसमें यदि आपकी उंगली चली जाए तो आपकी उंगली बाहर नहीं आएगी, ठीक है। और यही जो एसिड होता है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, आपके पेट में पाया जाता है। और जो यहाँ पर भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, इनको मारता है, ठीक है। और इसके pH मान की बात की जाए तो 1.5 से लेकर 2.0 तक यानी कि 2 पॉइंट तक इसका pH मान होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। स्टमक यानी पेट में या फिर आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो आपके शरीर में जो भोजन के माध्यम से बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं इनको मारता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, तो बात की जाए कोनेरू हम्पी की, साथ ही ये एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है, भारत की एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है। खेल कौन सा है इनका शतरंज, यानी कि इसी को हम चेस भी कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। शतरंज या चेस, इससे संबंधित है कोनेरू हम्पी। सर कोनेरू हम्पी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर या फिर भारत की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर है, इनको याद रखेंगे। 1987 में इनका जन्म होता है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कोनेरू हम्पी किससे संबंधित है, तो चेस से संबंधित हो जाएंगी, यानी कि शतरंज से। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आज SSC MTS का आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि इस प्रकार का और एनालिसिस आपको चाहिए, इस तरह से जो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण हो, तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। प्रतिदिन शाम 8:30 बजे, ठीक है, कभी कभी 8 बजे भी आ जाएगी, लेकिन प्रतिदिन शाम में 8:30 बजे आपको क्लास आएगी, ठीक है। इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो भी विद्यार्थी SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखते रहिए GS अप बाय DS सर। अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल, जय हिंद।